नमस्कार, जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गुण संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको सभी को पहले से ही जानकारी है, हम अपने चैनल पर नियमित रूप से हिंदी की क्लासेज ले रहे हैं और उन हिंदी की क्लासेज में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है और संधि के इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं गुण संधि के बारे में। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। अब देखिए दोस्तों, गुण संधि की सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करी जाए दोस्तों, तो परिभाषा हम सबसे पहले बताते हैं आपको, फिर उसके बारे में हम आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें बताएंगे इस गुण संधि में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर परिभाषा देखें दोस्तों गुण संधि की, तो सबसे पहले अगर हम परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसकी परिभाषा यही होती है दोस्तों कि जिस संधि में भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित स्वरों का मेल हो उसे गुण संधि कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि देखिए दोस्तों, गुण संधि के अलावा बाकी की संधि में भी तो होता है दोस्तों। हम दीर्घ संधि में तो कह सकते हैं कि भाई एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का, स्वरों का क्या होता है, उसमें मेल होता है दीर्घ संधि में। लेकिन गुण संधि में क्या है, भिन्न स्थानों से उच्चारित स्वरों का मेल हो रहा है। इसके अलावा हमारी वृद्धि संधि में भी भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल होता है। उसके अलावा और भी हमारी संधियाँ हैं, जैसे यड़ संधि, अयादि संधि है, सभी में भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों का क्या होता है, मेल होता है। लेकिन दोस्तों इसी की परिभाषा क्या है दोस्तों, सभी की परिभाषा यही होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गुण संधि में स्पेशली होता क्या है कि इसमें दोस्तों कि दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, दो भिन्न स्थानों से उच्चारित स्वरों के मेल से क्या होता है दोस्तों, स्वरों के मेल से इन दोनों स्वरों के सामूहिक गुण वाला स्वर उत्पन्न होता है। बात समझना दोस्तों कि जिस संधि में भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल हो, स्वरों का मेल तो दोस्तों सभी संधियों में होता है। सिर्फ दीर्घ संधि में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल होता है, लेकिन बाकी की संधियों में तो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों का मेल होता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि जो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले जो स्वर होते हैं दोस्तों, ये दोनों स्वर मिलकर क्या करते हैं, एक सामूहिक गुण का, यानी अपने ही सामूहिक, यानी अपने दोनों गुणों का, यानी उसमें जो दोनों स्वरों का मेल हो रहा है उन दोनों का गुण हो, ऐसा गुण वाला क्या करते हैं, दोनों मिलकर स्वर उत्पन्न करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुण संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स में जैसे आपको बता देता हूँ, हमारी हिंदी में दोस्तों ए ओ और अर, इन तीनों को गुण स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गुण स्वर कहा जाता है। बात समझना दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमारी हिंदी में गुण स्वर किन्हें कहते हैं, ए ओ और अर को। अब दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों कि इसमें बताया कि दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाला जो स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गुण स्वर कहते हैं, यानी गुण संधि कहते हैं। लेकिन इनमें क्या होते हैं कि जो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं, ये दोनों स्वर मिलकर अपने ही सामूहिक गुण वाला स्वर क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब जैसे मान चलो ए है, ये और ओ और अर, ये क्या हमारे गुण स्वर हैं। अब ए होता है तो ये क्या करता है दोस्तों, अपने ही सामूहिक गुण वाले, यानी कह सकते हैं आ और ई को मिलाकर क्या करता है, आ और ई को मिलकर क्या बनता है, ए बनता है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि जब आ और ई का मेल होगा तब हमें क्या करना होगा, ए करना होगा। अगर ओ की बात करें दोस्तों, ओ किन के गुणों से बनता है दोस्तों, तो ओ को आपको पता है, ओ आ और ऊ के
गुणों से मिलकर बनता है, तो ये भी उत्पन्न हो गया यहाँ पे। यानी आ और ई के मेल से कौन उत्पन्न हुआ, ए, और आ और ऊ के मेल से कौन उत्पन्न हुआ दोस्तों, ओ उत्पन्न हुआ। और सपोज दैट मैं यहाँ पे कर दूँ दोस्तों री, अर कर दूँ, क्या कर दूँ दोस्तों, अर कर दूँ। और ये अर किन स्वरों के योग से उत्पन्न होता है, आ और ई, री है हमारा, इन दोनों के योग से, इन दोनों की संधि से क्या बना दोस्तों, अर उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो स्वरों के योग से, यानी जो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले जो स्वर हों और उनका योग हो, उनके योग होने पर उन्हीं दोनों के गुण वाला, उन्हीं दोनों के सामने गुण वाला एक स्वर उत्पन्न होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि गुण संधि में क्या होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं आ या आ का मेल किससे होगा, ई या ई से हो, तो क्या होगा, इन दोनों के मेल के स्थान पे ए होगा। अगर हम कह सकते हैं आ या आ का मेल किससे किया जाए, ऊ या ऊ से किया जाए, तो ओ उत्पन्न होगा, ओ का एकादेश, यानी हम इसको एकादेश भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इनका एकादेश होगा। अगर हम आ या आ का मेल किससे करेंगे दोस्तों, री से करेंगे, तो किसका एकादेश होगा, अर का एकादेश होगा। हमें किसका एकादेश होगा दोस्तों, अर का एकादेश होगा। बात समझना दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस संधि में भिन्न स्थानों से उच्चारित स्वरों का क्या हो दोस्तों, मेल हो, उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि। पर गुण संधि कब कहेंगे, जब जो दो भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले जो स्वर होंगे, ये दोनों स्वर मिलकर अपने ही सामूहिक गुण वाला स्वर उत्पन्न करें, तब जाके गुण संधि कहलाते हैं दोस्तों। हिंदी में ए ओ और अर, यानी ए ओ और अर, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, गुण स्वर कहते हैं। जो ए होता है दोस्तों, ये आ और ई के गुण से, यानी सामूहिक गुण से उत्पन्न होता है। और जो ओ होता है, ये आ और ऊ के सामूहिक गुण से उत्पन्न होता है। और जो अर होता है, ये आ और री के सामूहिक गुण से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हमारी जो गुण संधि होती है वो इस कंडीशन में बनती है कि आ या आ का मेल अगर ई या ई से हो, तो क्या किसका एकादेश होगा, ए का। आ या आ का मेल ऊ या बड़े ऊ से हो, तो किसका एकादेश होगा, ओ का। यहाँ आ या आ का मेल किससे हो, री से हो, तो किसका एकादेश होगा, अर का एकादेश होगा। बात समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट अगले बिंदु की तरफ चलता हूँ दोस्तों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था दोस्तों कि क्या होगा दोस्तों, आ या आ का मेल किससे होगा, ई या ई से। और मैंने बताया दोस्तों जब इनका मेल होगा तो इनसे 4 इकाइयों का निर्माण होगा। कितनी इकाइयों का, 4 इकाइयों का निर्माण होगा। कैसे होगा दोस्तों, आधन ई और आधन दीर्घ ई। ठीक है दोस्तों, बड़ा आ धन लघु ई और बड़ा आ धन दीर्घ ई। ठीक है दोस्तों, अब इन चारों की इकाइयों का अगर योग करेंगे दोस्तों, तो हमेशा हमें किसका एकादेश होगा, किसका एकादेश होगा दोस्तों, तो मैंने बताया किसका एकादेश होगा, ए का एकादेश होगा। एक कंडीशंस तो ये बनती है दोस्तों। दूसरी कंडीशंस दोस्तों हमारे क्या बनेगी, आ या दीर्घ आ का मेल लघु ऊ से और दीर्घ ऊ से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनसे ही हमें 4 इकाइयाँ बनेंगी दोस्तों, लघु आ धन लघु ऊ, लघु आ धन दीर्घ ऊ, दीर्घ आ धन लघु ऊ और दीर्घ आ धन दीर्घ ऊ। इन चारों इकाइयों को अगर मेल करते हैं हमें किसका एकादेश होगा दोस्तों, एकादेश होता है हमें ओ का। किसका होगा दोस्तों, ओ का एकादेश होगा। अब बात करें हम दोस्तों नेक्स्ट अगली कंडीशन पे, आ या आ का योग किससे करें, हम री से करें, तो हमें 2 कंडीशंस प्राप्त होती हैं दोस्तों। एक होगी आधन री और दीर्घ आधन री।
इन दोनों कंडीशंस में दोस्तों हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमें किसका एकादेश होगा, अर का एकादेश होगा। इस प्रकार की हमारी कितनी कंडीशंस बनती हैं दोस्तों, 6 योग जोड़े बनते हैं हमारे, 8 और 10 योग जोड़े बनते हैं गुण संधि में। कितने योग जोड़े बनते हैं दोस्तों, 10 योग जोड़े बनते हैं हमारी गुण संधि में। इन 10 योग जोड़ों को याद रखना है कि 4 योग जोड़े अगर आ का मेल यानी कह सकते हैं सजातीय स्वर आ का मेल सजातीय स्वर ई से हो तो क्या होगा दोस्तों, ए का एकादेश होगा। सजातीय स्वर आ का मेल सजातीय स्वर यानी ऊ से होगा तो ओ का एकादेश होगा। सजातीय स्वर आ का मेल अगर सजातीय री से हो तो किसका एकादेश होगा, अर का एकादेश होगा। एक बात याद रखनी है दोस्तों। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इनमें क्या होता है दोस्तों, गुण संधि इसको इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों गुण संधि में 2 भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर अपने ही सामूहिक गुण वाला स्वर उत्पन्न पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब एक और पॉइंट से याद रखना दोस्तों, एक और स्थिति समझना इसमें। एक और स्थिति ये कहती है दोस्तों इसमें कि अगर हम गुण संधि वाले शब्द का, अगर हम कह सकते हैं कि गुण संधि वाले शब्द का यानी इस संधि का कोई भी शब्द हो और उस शब्द के अगर खंड करें, क्या करें दोस्तों, उस शब्द के क्या करें हम खंड करें, और खंड करने के पश्चात दोस्तों हमें कौन सी वर्तनी प्राप्त हो, एक तो छोटी ए की वर्तनी प्राप्त हो और एक ओ की वर्तनी प्राप्त हो, तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, गुण संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, गुण संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, गुण संधि होगा। यानी किसी भी शब्द के अगर हम खंड करें और खंड करने के पश्चात हमें ए की और ओ की किस वर्तनी प्राप्त हो, ए की और ओ की वर्तनी प्राप्त हो, या अर की यानी री की वर्तनी प्राप्त हो। किसकी प्राप्त हो दोस्तों, री की वर्तनी प्राप्त हो, तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, हमेशा गुण संधि मानी जाएगी। या अर की ध्वनि प्राप्त हो तो हमेशा गुण संधि मानी जाती है। बात समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ लेके चलता हूँ। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब मैं उदाहरण कराऊंगा तो उदाहरण कराते समय मैं आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द आपके यहीं पे कंप्लीटली समझा दूंगा दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी संधि पढ़ते पढ़ते हिंदी की दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट बिंदु की तरफ मैं चलता हूँ। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा इनकी एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण क्या है दोस्तों। मैं इनके बहुत सारे उदाहरण आपको करवाऊंगा दोस्तों गुण संधि के। देखिए दोस्तों, उदाहरण हम बात करें कि इनकी एग्जाम्पल्स की दोस्तों, तो मैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। इतरेतर, ठीक है दोस्तों, इतरेतर, मानवेतर, इतरेतर, मानवेतर, यथेच्छा, यथेच्छा, ठीक है दोस्तों, महेंद्र, महेंद्र, नागेश, नागेश, ठीक है दोस्तों, प्रेषक, प्रेषक के बाद में प्रेक्षक, ठीक है दोस्तों, प्रेक्षक के बाद में अंकेक्षण, अंकेक्षण के बाद में दोस्तों राकेश, गुणाकेश। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स कैसे इनकी संधि करेंगे, मतलब संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद की भी हम संधि कैसे बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ऋषिकेश, ऋषिकेश, और नेक्स्ट है हमारा उपेक्षा। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ दोस्तों थोड़ा सा, उपेक्षा। और एक होता है दोस्तों हमारा अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा, एक होता है हमारा दोस्तों अपेक्षा। एक महोदय, लोकोक्ति, लोकोक्ति, भाग्योदय, अंत्योदय, भाग्योदय, अंत्योदय, सोत्साह, सोत्साह,
लंबोदर, ठीक है दोस्तों, नवोढ़ा, नवोढ़ा, जलोर्मी, गंगोर्मी, गंगोदक, गंगोदक, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, बसंत ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, सप्तऋषि, महर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, देवर्चा। इतने सारे मैंने दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल्स लिख दिए। ये जितने भी एग्जाम्पल्स उदाहरण हैं दोस्तों, ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। ये बना तो बना, क्यों बना, इसकी संधि विच्छेद हमने ऐसे की तो क्यों की। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक पॉइंट्स यहाँ पे 2-3 बिंदु याद रखना दोस्तों कि हमारी जो गुण संधि होती है, गुण संधि में कितनी हमारी इकाइयाँ बनती हैं दोस्तों, एक आधन ई और एक बड़ा आधन दीर्घ ई, और एक बनती है दोस्तों ये 4 कंडीशंस बनती हैं दोस्तों हमारी। 4 कंडीशन जब अप्लाई होती हैं हमारी तो हमें किसका एक आदेश करना है, ए का एक आदेश। और एक कंडीशन हमारी ये बनेगी दोस्तों, आधन उ और बड़ा आधन उ, आधन दीर्घ उ और आधन लघु दीर्घ उ, बड़े आधन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किसका एक आदेश होगा, ओ का। एक कंडीशन हमारी ये बनती है आधन री और आधन री, तो कौन सी कंडीशंस बनेगी हमारी, अर बनेगी। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना। और दूसरी बात एक और याद रखना कि वर्तनी हमारी क्या आती है, एक तो ए की वर्तनी और एक ओ की वर्तनी, यानी ये 2 वर्तनियाँ होती हैं इसमें। अगर ये 2 वर्तनियाँ आ रही हों तो कौन सी संधि होती है दोस्तों, गुण संधि होती है। यहाँ पे इन बातों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल्स दोस्तों समझाता हूँ, कराता हूँ। आप सारे एग्जाम्पल्स लिख लेना, सभी एग्जाम्पल्स परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। और साथ साथ में यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द आदि शब्दों का भी मैं यहाँ पे इनके साथ साथ इनको जब विच्छेद करूँगा, इनके अर्थ बताऊँगा, तब आपको इनका ज्ञान करवाऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले करेंगे हम इतरेत्तर का। किसका करेंगे दोस्तों, इतरेत्तर का। अब देखो दोस्तों, जब विच्छेद करना हो तो विच्छेद करते समय आपको एक बात याद रखनी दोस्तों कि हमें वर्तनी का विशेष ध्यान देना है। अगर जहाँ पे वर्तनी हमें एक ही मिल रही हो, किसकी मिल रही हो, एक ही या ओ की मिल रही हो, तो हमेशा गुण संधि होती है। ये बात विशेष रूप से आप याद रखना है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे वर्तनी किसकी मिल रही है दोस्तों, ए की, और वर्तनी मिल रही हो दोस्तों, उसी स्थान से हमको क्या करना है, शब्द को तोड़ना होता है। उसी स्थान से क्या करना होता है दोस्तों, शब्द को तोड़ना होता है। अब सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया इतर धन इतर। अब क्या होता है दोस्तों, शब्द को तोड़ना होता है। तो हमें एक बात विशेष रूप से याद रखनी है कि जब वर्तनी हमें यहाँ पे मिल रही हो, यानी हमें एक वर्तनी तो ये मिल गई, तो याद रखना दोस्तों इस योग चिन्ह ये हमारा होता है। और जो ये वर्तनी होती है दोस्तों, जो ये वर्तनी होती है दोस्तों, और इस वर्तनी से जो शब्द बन रहा है, अब ये वर्तनी किसकी दोस्तों, ए की। अब गुण संधि में क्या होता है दोस्तों, गुण संधि में एक कब बनता है, जब आ का योग किससे हो, ई या ई से हो। तो याद रखना, अब ये योग चिन्ह हो गया, तो इस योग चिन्ह से पहले, यानी इस योग चिन्ह से पहले तो हमें आ या आ करना है। क्या करना है, आ या आ करना है, और इस योग चिन्ह के बाद में हमें ई या ई करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें याद रखना दोस्तों, हमारी बात समझना। अब मैं यहाँ पे इतरेत्तर को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ दोस्तों, इतरेत्तर को ले लेता हूँ। विच्छेद सीखें दोस्तों यहाँ से करना। मैंने ले लिया इतरेत्तर। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे इतर को एक तरफ ले लिया, इतर हमने लिख दिया, रा में आ गया। अब हमारा क्या रह गया, एतर रह गया। यहाँ पे क्या रह गया, एतर। अब एतर की जगह पे जो हमारा ये मात्रा रह गई और इतर रह गया, इस मात्रा की जगह पे हमें क्या करना है, ई करना है, ई या दीर्घ ई।
अब हमें क्या करना है, ई या दीर्घ ई करना है, या लघु ई या दीर्घ ई में से एक करना है। लेकिन हमने क्या किया, लघु ई, क्योंकि एक बात याद रखना, दोनों तरफ वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द होते हैं, योग चिन्ह से पहले वाला शब्द और अंत वाला शब्द, लास्ट वाला शब्द, दोनों ही शब्द क्या होने चाहिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए, यानी दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब हमने इतरेतर का विच्छेद कर दिया, इतर धन इतर। बात क्लियर होगी दोस्तों। अब इतर का मतलब क्या होता है, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, इतर का मतलब क्या होता है। इतर का मतलब होता है दोस्तों भिन्न। क्या होता है, भिन्न। क्या होता है, भिन्न। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इतर का मतलब क्या होता है, यह भी, या फिर हम इसको भिन्न भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, भिन्न। यह भी, यह भी, ठीक है। इतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह भी और यह भी, या हम इसको भिन्न भी कह सकते हैं, या हम इसको दूसरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, या फिर हम इसको दूसरा भी कह सकते हैं। तो इतर के अर्थ कितने होते हैं दोस्तों, इतर का मतलब होता है यह भी, भिन्न या दूसरा। तो इतर बना, इतर का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न। क्या होता है, भिन्न भिन्न, या यह भी, यह भी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, विच्छेद करेंगे। विच्छेद का मतलब योग करेंगे। योग करने के बाद हमें वही रे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, वही रे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने ले लिया, ये रे लिया था। ठीक है। अब रा को लीजिए, रा को विच्छेद कीजिए, आ। ठीक है दोस्तों, क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ई आ गया हमारा, ये पीछे वाला। अब इन दोनों का योग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आ और ई का योग होता है तो क्या बनता है, ए। तो हमारा रा यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, और इन दोनों की जगह पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रे हो जाएगा। और इसमें भी नो चेंज था, और इसमें भी नो चेंज था, तो हमने यहाँ पे इत ले लिया, और रा और ई की जगह पे क्या आ गया दोस्तों, हमारा रे आ गया, और पीछे क्या आ गया दोस्तों, हमारा तर आ गया। यानी हमेशा एक बात याद रखना कि जब हमें योग करना हो या विच्छेद करना हो, उस वर्तनी वाले शब्द को ले लेना है। उस वर्तनी वाले शब्द को, जैसे हमने यहाँ पर रे ले लिया, ठीक है दोस्तों, जब विच्छेद करते समय हमने रे ले लिया। अब इस रो को तोड़ो, रे धन ए। ठीक है दोस्तों, हमने तोड़ दिया। अब इसका विच्छेद कीजिए, रा विच्छेद कीजिए दोस्तों, और ए किससे बनता है, आधन ई से बनता है। अब इसको क्या कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, और ई को खाली छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों जब हमारा यहाँ पे इत रह गया, तो इस रा को तो इसमें जोड़ दीजिए, और इस ई को इस तर में जोड़ दीजिए। इस प्रकार हम क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं। तो ये इतर का समझ में आ गया। मैं एक और एग्जाम्पल्स लेके समझाता हूँ दोस्तों आपको। जैसे हम ले लें मानवेतर, हमने दूसरा एग्जाम्पल्स ले लिया मानवेतर। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल मानवेतर। अब हमें क्या करना है कि ये मान को तो इस तरफ रख लेना विच्छेद करते समय, और तर को भी इस अलग कर लेना, केवल ये ले लेना वे। अब इस वे को ले लीजिए, उस वे का क्या कीजिए, वर्ड वियोजन कीजिए दोस्तों। वाधन ए निकल के आया। अब ए किससे बनता है दोस्तों, आधन ई से बनता है ए। ठीक है दोस्तों, ए किससे बनता है, आधन ई से बनता है। तो इस आ को तो वाह में जोड़ दीजिए, और इस ई को अलग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब वाह हमने ले लिया, तो ये वाह पूरा बन जाएगा, और इधर क्या हो गया दोस्तों, ई हो गया। क्लियर हुआ गया दोस्तों। अब इस बा को तो इसमें जोड़ दीजिए, और इस ई को इसमें जोड़ दीजिए, और इसका हो गया संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो मानवेतर का संधि विच्छेद किया हुआ, मानव धन इतर। ठीक है दोस्तों, यानी मानव से भिन्न, मानव से भिन्न। अर्थ क्या होगा इसका, मानवेतर का, मानव से भिन्न। अब नेक्स्ट अगला ले लीजिए दोस्तों, यथेच्छा। अब यथेच्छा का हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों। स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, वो संधि तो कर लेते लेकिन संधि विच्छेद नहीं कर पाते। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बता रहा हूँ। अच्छे से समझना संधि विच्छेद कैसे करते हैं। अब हमने दोस्तों यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों, अब देखना दोस्तों इसकी विच्छेद कैसे करेंगे। अब हमें वर्तनी किसकी मिल गई दोस्तों, वर्तनी वाला वर्ड ये मिल गया, थे मिल गया। क्लियर दोस्तों, वर्तनी वाला वर्ड कौन सा मिल गया, थे मिल गया, राइट। अब इसकी विच्छेद करेंगे। अब मैंने बता दिया दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि इस वर्तनी वाले जो वर्ड है, अक्षर है, इससे पहले और बाद के शब्दों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और प्लस में अपना योग चिन्ह लगा देना है। अब हम थे को ले लीजिए भार, थे को ले लीजिए भार। अब इस थे का क्या कीजिए दोस्तों, वर्ड वियोजन करिए, था धन ए। अब आगे चलिए दोस्तों, इस ए का भी विच्छेद कीजिए। किससे बनता है, आधन ई से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, आधन ई से बनता है। अब इस था को तो इसमें जोड़ देंगे, तो ये पूरा था बन गया दोस्तों, बन गया कि नहीं बन गया, पूरा था। और इधर ये ई आ गया। अब इस था को यहाँ पे ले आइए। ठीक है दोस्तों, इस था को यहाँ पे ले आइए, और इस ई को यहाँ पे ले आइए, इस ई को यहाँ पे लिए। यथ धन इच्छा हो गया। अब इसका दोनों देखिए दोस्तों, दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है कि नहीं है। इच्छा तो सही है, इच्छा का मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों,
इच्छा हो गई, इच्छा का मतलब होता है हमारी इच्छा, अभिलाषा। अब यथ का मतलब कोई नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दीर्घ आ भी तो कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है मैथ की तरह पढ़ें हम, मान चलो यहाँ पे दोस्तों 2 लिख रहे हैं तो इसको हम 1 + 1 भी तो लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम आ लिख रहे हैं, इसको आ कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा आ भी तो कर सकते हैं, तो हम इसको यथा कर देंगे। और जैसे ही हमने यथा किया इसको, जैसे इसका क्या हो गया, सार्थक अर्थ मिल गया हमें दोस्तों। और जब सार्थक अर्थ मिल गया दोस्तों तो ये वर्तनी की दृष्टि से ये भी शब्द सही है और ये भी शब्द सही है, क्योंकि दोनों का अर्थ निकल रहा है। यथा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे या जिस प्रकार। यथा का मतलब क्या होता है, जैसे या जिस प्रकार। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो यथा का मतलब जैसे या जिस प्रकार, तो अब इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, यथेच्छा बन जाएगा। तो यथेच्छा का विच्छेद क्या हो गया दोस्तों, यथाधन इच्छा हो गया। बात समझ में आ गई होगी। और यथेच्छा का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार, जिस प्रकार या जैसे। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक बात समझ गए होंगे अच्छे से। विच्छेद करना समझ में आ गया होगा दोस्तों सभी के अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट अगला महेंद्र। महेंद्र, ठीक है दोस्तों। महेंद्र की क्या होती है दोस्तों, याद रखना। अब महेंद्र में भी हम क्या करेंगे, इसका विच्छेद, संधि विच्छेद करना सीखना हमें। तो मैंने बताया कि वर्तनी देख लेनी है, या तो ये हो या ये हो, वर्तनी दोनों मिल गई हमें। किसकी मिल गई, एक ही। इस वर्तनी वाले वर्ड को, अक्षर को हमें गोला कर लेना है और इससे पहले वाले वर्ड को, अक्षर को हमें लिख देना है। जैसे हमने यहाँ पे माँ लिख दिया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिख दिया अंध्र और प्लस का चिन्ह लगा दिया और इस हे को हमने कर लिया भार। अब इस हे का हम क्या करेंगे, वर्ड वियोजन करेंगे तो हमें क्या निकला, ये। अब इस हे का देखना दोस्तों, ये आ और ई से मिलके बनता है, कौन सा हमारा, ये। ठीक है दोस्तों, बात समझना आप यहाँ पे। अब इस हा में इस आ को जोड़ देंगे तो ये हा बन गया और ये ई बन गया। ठीक है दोस्तों। अब इसको हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर। अगर हम बड़े आ से योग करेंगे तो इसको हम हा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हा कर सकते हैं, या इसको हम बड़ी ई भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन ये होते हैं। अब हमारे पास ये 2 इकाइयाँ बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो हम हा धन ई करें। अब सबसे पहले हम करेंगे हा धन ई। अब दोनों को सार्थ कर देखिए। इंद्र तो बन गया। इंद्र कौन होता है, देवता का स्वामी, यानी देवताओं का जो राजा होता है उसको क्या बोलते हैं, इंद्र बोलते हैं। लेकिन मह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसको हम दीर्घ हा भी तो कर सकते हैं। तो हमने इसको दीर्घ कर दिया तो महा बन गया। महा का मतलब हो गया महान। महा का मतलब क्या हो गया, महान है इंद्र जो, इसका मतलब महेंद्र हो गया। क्या हो गया दोस्तों, महेंद्र हो गया। तो महेंद्र का विच्छेद करना सीख गए आप। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक बात। तो इस प्रकार आप विच्छेद कर सकते हैं। मैंने आपको विच्छेद करना यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों नागेश। नागेश, ठीक है। अब नागेश का मैं डायरेक्टली विच्छेद बताता हूँ आपको। नागेश का विच्छेद होता है नागधन ईश। क्या होता है दोस्तों, नागधन ईश। अब इसका हम संधि करना सिखाता हूँ। संधि करेंगे तो इस गा को ले लेंगे और इस ई को ले लेंगे। इस गा में से दोस्तों क्या करेंगे, हम स्वर बाहर निकालेंगे और ई को क्या कर देंगे, इसके पीछे लिख देंगे। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गा हमारा आगे है ये दोस्तों, और इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, हमारा गे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गे बन जाएगा। क्लियर हो गए दोस्तों। और ना हमारा शेष बचाता, इधर सा बचाता, इनमें नो चेंज था तो ना हमने ले लिया और इन दोनों के स्थान पे क्या बन गया, गे बन गया। और पीछे हमारा क्या है, सा, नागेश। ठीक है। नागेश किसे कहते हैं दोस्तों, नागों के स्वामी को कहते हैं। और नागों का जो स्वामी होता है वो कौन होता है दोस्तों, शेषनाग होता है। कौन होता है, शेषनाग होता है। इन नागेश का एक और पर्यायवाची अगर पूछे आपसे क्या बताना है आपको, शेषनाग, इसका एक और पर्यायवाची होता है। शेषनाग को हम फणींद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फणींद्र भी बोलते हैं। ये भी इसी का पर्यायवाची। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि फणींद्र किसका पर्यायवाची है तो आपको बता देना नागेश का या शेषनाग का। ठीक है दोस्तों, क्लियर पॉइंट्स। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कराता हूँ आपको। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रेषक। बहुत अच्छा है दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है प्रेधन ईशक। ठीक है। प्रे का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रे के मतलब बहुत सारे होते हैं दोस्तों। प्रे का मतलब कई अर्थ होते हैं। इस प्रे के सार्थक अर्थ करना प्रेषक, यानी हमने ऊपर लिख रखा है दोस्तों प्रेषक का एक संधि विच्छेद है। अब इस प्रे का अर्थ क्या होता है, तो प्रे का बहुत सारे अर्थ होते हैं दोस्तों। जैसे हम कह सकते हैं सामने। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ, सामने, पहले, आगे या दूर। ठीक है। इन चारों में से इसका कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं आप ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है दोस्तों,
प्रेषक का मतलब ये होते हैं, अर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब बात करें ईशक का मतलब क्या होता है। ईशक का मतलब क्या होता है? ईशक का मतलब होता है भेजना। क्या होता है दोस्तों? भेजना। क्या होता है? भेजना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, प्रेषक का मतलब भेजना। अब जोड़ना है दोस्तों हमें, प्रे का योग वर्ण वियोजन करेंगे तो राधन आ निकल के सामने आया, हमारा ये योग चिन्ह आ गया, इसके पीछे हमारा क्या है दोस्तों? ई है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ए। और इनको जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा? हमारा प्रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? प्रे बन जाएगा। और पीछे हमारा क्या बचा था? शेष शक बचा था, तो प्रे हमने लिख दिया और क्या बन गया हमारा? ये प्रेषक। क्या बन गया दोस्तों? प्रेषक। और प्रेषक का मतलब क्या होता है? भेजने वाला। क्या होता है दोस्तों? भेजने वाला। बात समझ गए होंगे दोस्तों, प्रे कैसे बना? इस प्रकार बना प्रे। क्लियर। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों हमारा, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है प्रेक्षक। क्या है दोस्तों? प्रेक्षक। इच्छक आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? इच्छक। प्रधन इच्छक। प्रधन इच्छक का मतलब होता है प्रेक्षक, और उसी कंडीशंस में ये प्रेक्षक बन जाएगा दोस्तों। इसको क्या करेंगे हम? प्रेक्षक कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? प्रेक्षक। और छक का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखना है, क्या होता है? देखना। छक का मतलब क्या होता है? देखना। इच्छक का मतलब क्या होता है? देखना। और प्रेक्षक का मतलब होता है दर्शक। क्या होता है? दर्शक। यहीं से अपनी शब्दावली भी मजबूत कर लीजिए। प्रेक्षक किसे कहते हैं? दर्शक को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हमारा दोस्तों अंकेक्षण। अंक धन इक्षण। अंक धन इक्षण। ठीक है दोस्तों, अंक तो जानते ही होंगे, अंक क्या होते हैं? गणितीय संक्रियाएं होती हैं। और इक्षण का मतलब होता है देखना। क्या होता है दोस्तों? देखने वाला। क्या होता है दोस्तों? देखने वाला। अब इनका हम कर देंगे दोस्तों, आ और ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अंकेक्षण बन जाएगा हमारा। और अंकेक्षण का मतलब होता है दोस्तों, अंकेक्षण का मतलब होता है भई खाता देखने वाला। क्या होता है दोस्तों? भई खाता देखने वाला, या लेखा परीक्षण होता है दोस्तों। क्या होता है? लेखा परीक्षण या भई खातों की जांच। अंकेक्षण का मतलब क्या होता है? भई खातों की जांच। ठीक है दोस्तों, अगर एकार्थक शब्द में पूछ ले भई खातों की जांच या लेखा परीक्षण क्या कहलाता है, तो अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और इक्षण का मतलब होता है देखना। क्या होता है? सॉरी, देखने वाला नहीं, देखना होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है राकेश। ठीक है दोस्तों, क्या है? राकेश। राकेश का विच्छेद होता है दोस्तों रा का धन ईश। क्या होता है दोस्तों? रा का धन ईश। राका का मतलब होता है रात, और इसका मतलब होता है स्वामी। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों का योग करेंगे तो क्या बन जाएगा? राकेश। और राकेश किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा का। यानी रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। बात क्लियर होगी दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों, मैंने आपको संधि और संधि विच्छेद करना आपको बता ही दिया है दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल हमारा गुणाकेश। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बनेगा? गुणाका धन ईश। ठीक है, गुणाका किसका पर्यायवाची होता है? नींद का। किसका होता है? नींद का। और ईश किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? स्वामी का। इन दोनों का अगर योग करेंगे दोस्तों तो गुणाका धन ईश का क्या बन जाएगा? हमारा गुणाकेश। क्या बन जाएगा? गुणाकेश बन जाएगा। और गुणाकेश किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? बताइए आप सभी। शिव का। किसका होता है दोस्तों? शिव का। तो नींद का स्वामी, नींद का स्वामी किसे कहते हैं? शिव को। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लीजिए, ऋषिकेश। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा? ऋषिक धन ईश होगा। ऋषिक किसका पर्यायवाची होता है? इंद्रिय का। किसका होता है दोस्तों? इंद्रिय का। और ईश का मतलब क्या होता है? स्वामी, यानी इंद्रिय का स्वामी कौन होता है दोस्तों? ऋषिकेश। ऋषिकेश। और ऋषिकेश किसका पर्यायवाची है दोस्तों? विष्णु का। किसका पर्यायवाची हो गया दोस्तों? विष्णु का हो गया। याद रखना दोस्तों, इंद्रिय का स्वामी किसे कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है दोस्तों सोत्साह।
सोत्साह का विच्छेद करेंगे साधन उत्साह। ठीक है दोस्तों, सा का मतलब होता है सहित और उत्साह का मतलब जोश, यानी जोश के साथ, इसको क्या बोलेंगे हम, सोत्साह बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं विच्छेद करके बता देता हूँ। सा को अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो आ हमारा बाहर निकलेगा और ऊ हमारा पीछे है ही है। ठीक है, प्लस के बाद में हमें केवल यही लेने होते हैं, बाकी में नो चेंज, यानी यहाँ पर हम कहें तो नो चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। आ और ऊ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ, और पीछे हमारा आगे क्या है, सा है ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सो बन जाएगा, और सो हमारा है ही है तो इसके पीछे क्या बचा, शेष तसा बंडा, अब क्या बन गए, सोत्साह बन गया। इस प्रकार हम क्या करते हैं, संधि करते हैं। क्लियर दोस्तों, संधि और संधि विच्छेद करना मैंने आपको बहुत अच्छी से सिखा दिया है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है हमारा उपेक्षा। क्या है दोस्तों, उपेक्षा। अब समझना दोस्तों, इसको बोलते हैं उपधन इच्छा। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपधन इच्छा, और इससे क्या बनता है दोनों से मिलके, उपेक्षा। अब इस उपेक्षा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे एक और एग्जाम्पल्स है हमारा अपेक्षा, इसका एग्जाम्पल्स होता है अपधन इच्छा, इसकी जो विच्छेद होता है वो होता है अपधन इच्छा, इसको हम बोलते हैं अपेक्षा। इस अपेक्षा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, अब बताएं हमें आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। ठीक है, क्या होता है, निरादर या तिरस्कार, अपमान भी कह सकते हैं। अगर हम उसने मेरी उपेक्षा कर दी, उपेक्षा मतलब किसी की उपेक्षा करना, निरादर या तिरस्कार कहलाता है। और अपेक्षा का मतलब होता है चाहा। क्या होता है कि मैंने उससे अपेक्षा की थी, कि मैंने उससे चाहा की थी दोस्तों। चाहा होती है, आशा होती है, किसी से अपेक्षा रखना यानी कोई आशा रखना। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है हमारा महोदय। महान है उदय जिसका, महान है उदय जिसका, महाधन उदय, महाधन उदय, इसका क्या हो जाएगा, ये महोदय का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है हमारा अगला एग्जाम्पल लोकोक्ति। लोकधन उक्ति, लोकधन उक्ति। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, लोकधन उक्ति। भाग्योदय क्या क्या करेंगे हम, लोकोक्ति हो गया। ठीक है दोस्तों, भाग्यधन उदय, भाग्यधन उदय। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है हमारा अंत्योदय। अंत्योदय को समझना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है हमारा अंत्योदय। अच्छे से समझना दोस्तों, ये अंत्योदय बहुत शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। अंत्य धन उदय, अंत्य धन उदय। ठीक है दोस्तों, इसका जब संधि करेंगे हम, या हमने ले लिया दोस्तों और ऊ हमारा पीछे है ही है। अब या को अगर तोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, आ, और पीछे हमारा क्या है, ऊ। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ओ बन जाएगा। और या हमारा पहले है ही है, इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। और ये हमारा इसमें नो चेंज था और इसमें भी हमारा नो चेंज था, तो हमने क्या लिख लिया दोस्तों, अंत्य लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों, अंत्य लिख दिया। और पीछे हमारा क्या बन गया था, यो बन गया था, और पीछे यहाँ पे क्या है, अंत्योदय। ठीक है दोस्तों, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। एक तो लिख सकते हैं अंत्योदय, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी शब्द शुद्धि में बहुत पूछे जाते हैं। और इसका तात्पर्य क्या होता है अंत्योदय का, तो दोस्तों अंत्योदय का तात्पर्य होता है अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। यानी मान चलो हमने कोई चीज़ यहाँ से शुरू की है, पहली लाइन से, पहले व्यक्ति से शुरू की है, और ये कई लाइन बनी है, यानी और ये अंतिम लाइन है, ये लास्ट लाइन है, और लास्ट लाइन का ये व्यक्ति है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अंतिम से अंतिम जो व्यक्ति होता है उस तक उस चीज़ को पहुँचाना, यानी प्रारंभ से लेके बिल्कुल अंतिम तक। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं अंत्योदय। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लंबोदर। क्या है दोस्तों, लंबोदर। लंबोदर तो जानते हैं दोस्तों किसका पर्यायवाची है लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, तो लंबा धन उदर कर देंगे। लंबा धन उदर बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों, हमारा लंबोदर। और लंबोदर किसका पर्यायवाची है दोस्तों, गणेश का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नवधन ऊढ़ा। ऊढ़ा किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, विवाहिता नारी का, विवाहिता नारी का। पर वो विवाहिता नारी कैसी है, नव यानी नई है, कैसी है, नई है, यानी जो नई विवाहिता नारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, नवोढ़ा कहते हैं। एक अर्थक शब्दों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे क्या बनेगा हमारा, नवोढ़ा बनेगा। क्लियर दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल्स नेक्स्ट अगला जलोर्मी। जल धन उर्मी,
ठीक है दोस्तों। उर्मी किसका पर्यायवाची है? लहर का। और जल माने पानी, पानी की लहर क्या कहलाती है दोस्तों? जलोर्मी। क्योंकि दोस्तों आधन ऊ का मेल होगा तो हमेशा ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। तो ये जलोर्मी हो जाएगा। और उसी प्रकार दोस्तों हमारा गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी यानी गंगा की लहर क्या बन जाएगा दोस्तों? गंगोर्मी। क्या बन जाएगा? गंगोर्मी। क्लियर दोस्तों हमारा पॉइंट्स यहाँ तक। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स लिखिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है गंगोदक। क्या है दोस्तों? गंगोदक, गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। और उदक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये किसका पर्यायवाची? उदक, पानी का। किसका? पानी का या जल का। मैं बहुत सारी नई चीज़ें बता रहा हूँ। मैं बताया था दोस्तों आपको गंगा धन उदक, आधन ऊ करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ। तो क्या हो जाएगा? ये गंगोदक यानी गंगा का पानी। गंगा का पानी या जल क्या कहलाता है? गंगोदक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सूर्य ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? सूर्य ऊर्जा। और नेक्स्ट हमारा बसंत ऋतु। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा भी जाता है। सूर्य ऊर्जा, ध्यान रखना, सूर्य की ऊर्जा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दोस्तों बसंत ऋतु। क्या है दोस्तों? वसंत ऋतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में भी बहुत पूछा जाता है। बसंत धन ऋतु। देखिए दोस्तों बसंत, इसमें भी नो चेंज करेंगे, तू में भी नो। ता हमने ले लिया यहाँ से और री हमने ले लिया। समझना दोस्तों, री हमने ले लिया। इसका विच्छेद में आप संधि करना सिखा देता हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों? ता धन आ हमने यहाँ पे बाहर निकाला और री हमारा पीछे है ही है। इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। और आगे हमारा क्या है दोस्तों? ता। और ता में आ जुड़ जाएगा तो ता पूरा हो जाएगा और पीछे हमारा क्या रह गया? शेष रा। क्या निकला? तर निकला। अब देखना दोस्तों यहाँ पे हमारा ये तो हमारा यूँ की तो ही था, हमने ले लिया। अब क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे तर आ गया। क्या आ गया? तर। और पीछे क्या हमारा दोस्तों? तू। क्या है दोस्तों? वसंतर तू। और जब मैंने आपको वर्ड विचार में रेफ वर्ड रा के प्रयोग बताए थे दोस्तों, रेफ वर्ड रा के प्रयोग बताए थे, तब मैंने बताया था कि जो हमारा आधा रा होता है वो अपने पीछे वाले वर्ड के ऊपर क्या हो जाता है? त्रोहित हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो ये हमने वसंत कर दिया दोस्तों, और जो ये रा है इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारा वसंत ऋतु बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों ये बात। अब देखिए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों शीत ऋतु, शीत धन ऋतु, शीत धन ऋतु। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? उसी प्रकार इसमें शीत ऋतु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? शीत ऋतु हो जाएगा। और शीत ऋतु को जब क्या करेंगे? रा को हम ऊपर उड़ाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये बन के आएगा शीत ऋतु। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट अगला हमारा वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु। इसका देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों? अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे दोस्तों तो ये कैसे निकल के आएगा? वर्षा। ठीक है दोस्तों, वा और आधा रा और सा। हमने ये ले लिया सा, इधर हमने ले लिया री। क्या ले लिया? री। अब इस सा को अगर हम तोड़ेंगे तो बड़ा आ निकल के सामने आया इसमें से, और इधर क्या है हमारा? री। इन दोनों के योग से दोस्तों क्या बन रहा है? हमारा अर बन रहा है। क्या बन रहा है? अर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सर। ठीक है दोस्तों, हमारा आगे यहाँ पे क्या था? वर तो ऑलरेडी था ही, और सर और आ गया, बर सर। ठीक है, और पीछे क्या रह गया हमारा? तू रह गया। क्या रह गया दोस्तों? तू। अब इनको हम जोड़ेंगे दोस्तों तो जो आधा रा है दोस्तों ये अपने आगे वाले वर्ड पर चला जाएगा, और ये भी आगे वाले वर्ड पर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बर सर तू बन जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया होगा सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला है हमारा सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि किसका है? सप्तर्षि का है। और महाधन ऋषि महर्षि का है दोस्तों। और देवधन ऋचा
ऋचा का मतलब होता है श्लोक। क्या होता है दोस्तों? श्लोक, यानी देवों के लिए श्लोक का ज्ञान देवर्चय कहलाता है दोस्तों। इन तीनों की क्या हो गई दोस्तों? ये संधि विच्छेद हो गया। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स गुण संधि के करा दिए। अब देखो दोस्तों, इसमें अपवाद वाली बात देख लीजिए। इसमें अपवाद वाली बात देख लीजिए। मैं इसका एक अपवाद लिखा देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक अपवाद और है इसमें, गुण संधि में एक अपवाद और है। वो अपवाद लिख लें दोस्तों आप। देखिए दोस्तों, कुछ शब्दों में अर ना होकर आर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कुछ शब्दों में अर ना होकर आर हो जाता है। आर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ शब्दों में क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था दोस्तों आधन री का नियम, अर का नियम। तो इसमें कुछ शब्द क्या होंगे, हम जब उनकी संधि करेंगे तो उनमें अर ना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाता है। और ऐसे जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो गुण संधि के अपवाद होते हैं। और वो किसके उदाहरण होते हैं? वृद्धि संधि के। ठीक है, अतः ऐसे शब्द गुण संधि के अपवाद होते हैं। अपवाद होते हैं और वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। और वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। अब देखिए, गुण संधि के अपवाद हैं। अपवाद क्या कह रहा है कि कुछ शब्दों में ये अर ना होकर क्या हो जाता है? आर हो जाता है। और ऐसे शब्द क्या होते हैं दोस्तों? गुण संधि के अपवाद होते हैं। और किसके उदाहरण होते हैं? वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। और जो ऐसे शब्द कौन से हैं देखो जो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋण। और इसका जब करेंगे दोस्तों क्या बनेगा? रिडार्ड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? रिडार्ड बनेगा। रिडार्ड क्या बनेगा दोस्तों? रिडार्ड। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, डा को हमने लिया और इधर से री को लिया। जब हम डा में से आ बाहर निकालेंगे दोस्तों और री करेंगे दोस्तों, तो इनके योग से आर बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? आर बनेगा। और जब इसको डा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डार हो जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों? तो इसको बोलेंगे रिडार्ड। ये किसका उदाहरण हो गया दोस्तों? वृद्धि संधि का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वस्त्र धन ऋण। ऐसे शब्दों को मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? वस्त्राण। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल्स है दोस्तों जल धन ऋण, इसको बोलेंगे जलार्ड। ठीक है दोस्तों। और भी एक और एग्जाम्पल्स है दस धन ऋण। वैसे ऐसे एग्जाम्पल्स पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ रहे दोस्तों तो आपको जानकारी होनी चाहिए। भवन धन ऋण, भवनार्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया हमारा। ये सब किसके उदाहरण हैं? वृद्धि संधि के, ना कि गुण संधि के। क्लियर हो गए दोस्तों? इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको गुण संधि की यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे बताई। हर एग्जाम्पल्स मैंने आपको खोल खोल के समझाया। मैंने आपको यहाँ पे संधि करना और संधि विच्छेद करना दोनों चीज़ें सिखाई दोस्तों। और मैंने यहाँ पे प्रत्येक संधि की जो शब्द थे उनके अर्थ भी बताए, पर्यायवाची शब्द भी बताए। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे कई चीज़ों की, संधि के साथ साथ में आपको कई चीज़ों का ज्ञान भी हो रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में। कल पढ़ेंगे दोस्तों हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों जाने से पहले मेरा बस ये की कहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को भेजें और उन्हें बताएं हिंदी की यहाँ पे नियमित क्लासेज चल रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। तो फ्रेंड्स नमस्कार, चलते हैं आपसे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।